एंड वेलकम टू द चैनल एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से पहले अगर आपने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इनके बारे में पढ़ना है तो आप हमारी पिछले दो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने पहले सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बोर्ड लेवल पे बताया, जितने बोर्ड लेवल पे रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हमने क्या किया है कि पिछले ईयर स्टेम टिकट और ईटा वगैरह के जो सवाल हैं और टेक्निकल जो सवाल होते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं वो भी हमने सॉल्व किए। तो आज का खैर हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये हमने पिछले टॉपिक्स में एक्सप्लेन भी किया। पहले इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी उस लेक्चर में हमने बताया, सेल की हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत बताया। लेकिन खैर ये सेल है हमारे पास, फर्स्ट है कोई एनिमल सेल है, ये हमें पॉइंटर लगा, ये हमारे पास कोई एनिमल सेल है। तो इसका जो आउटर मोस्ट एनिमल सेल का लेयर होता है वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। अंदर सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का जो बाउंड्री है जिसको सराउंड करता है जो न्यूक्लियस, तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और सेल को जो सराउंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो हम बोलते हैं कि द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन हुआ, इन दोनों के दरमियान जो रीजन है उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अलावा सेल में बाकी चीज़ें मौजूद होते हैं, ये ऑर्गेनल्स मौजूद है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्सेट्रा, ये सारे मौजूद है। आगे हम डिटेल में जाते हैं कि साइटोप्लाज्म में और क्या क्या। साइटोप्लाज्म के थ्री मेन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो साइटोप्लाज्म का है उसे हम साइटोसोल बोलते हैं। दूसरा जो है वो उसे हम बोलते हैं सोलेबल एंड इनसोलेबल प्रोडक्ट्स, मतलब जो चीज़ें उसमें मौजूद होती है। और तीसरा हमारे पास क्या है? ऑर्गेनल्स है। साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल है सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब वो रीजन साइटोप्लाज्म का जहाँ कोई ऑर्गेनल्स वगैरह मौजूद ना हो। जिस तरह हम इधर चेक करें तो हमारे पास ये, अगर मैं कोई पेन से आपको शो करूं, ये मैं कोई कलर लगा लेता हूँ। ये जरा अगर आप देखें तो इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। यार ये जिन जगहों पे जो भी चीज़ नहीं है ना, उस चीज़ को आप साइटोसोल बोल सकते हो। ये क्या, इधर सिर्फ वाटर हो रहा, एक्वस हो रहा। आगे हम देखेंगे भी कि क्या होता है। ये इधर क्या लिखा है? ये साइटोसोल सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, और ये एक्वस होता है, और 90% इसमें क्या है? वाटर है। मतलब ये पूरा वाटर होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, जहाँ कुछ भी ना हो तो वहाँ क्या हो रहा? साइटोसोल हो रहा। साइटोसोल फॉर्म्स टू काइंड्स ऑफ सोल्यूशन। अब ये वाटर है तो इसमें अंदर सोल्यूशन बनेंगे, तो इसके दो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बनेंगे। इधर एक ट्रू सोल्यूशन बनेगा और दूसरा कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा। ट्रू सोल्यूशन क्या होगा कि जिसमें स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स, और स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाते हैं? आइंस आ जाते हैं, साल्ट्स आ जाते हैं, अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, ग्लूकोज आ जाता है जो मोनोसेक्राइड है। अब वो जो छोटी छोटी चीज़ है, जिस तरह प्रोटीन है, प्रोटीन बड़ी चीज़ है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। लेकिन उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड स्मॉल मॉलिक्यूल है। तो जिस रीजन में ये चीज़ें मौजूद हो उस जगह ट्रू सोल्यूशन बनेगी, और दूसरी जगह कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ी हो। कोलाइडल मतलब जो ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान में जो चीज़ हो। इसमें लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होंगे, जिस तरह प्रोटीन्स हो गया, शुगर्स हो गया, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया। ये डीएनए तो साइटोप्लाज्म में नहीं हो सकता खैर, लेकिन आरएनए अगर मौजूद हो तो वो उधर उस जगह पे कौन सा सोल्यूशन बनेगा? कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा। आज ये हमारे पास है दूसरा जो साइटोप्लाज्म का बड़ा कंपोनेंट है वो स्टोरेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। मतलब साइटोप्लाज्म इतनी बड़ा रीजन कवर करता है, तकरीबन सेल का सबसे बड़ा रीजन साइटोप्लाज्म कवर करता है। तो इसमें चीज़ें मौजूद होती है। स्टोरेज में ये क्या असर होता है? प्लांट सेल में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस जब होती है तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है तो प्लांट ने तो ग्लूकोज यूज नहीं करता, वो तो ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट कर लेता है स्टार्च में और अपने साथ स्टोर कर लेता है। तो वो स्टार्च किधर स्टोर होता है फिर? ये फिर साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। और एनिमल सेल में हमारे अंदर जब हम ज़्यादा ज़्यादा वो खाते हैं, मतलब ज़्यादा खुराक करते हैं और एक्सरसाइज कम करते हैं, तो हमारे अंदर किस तरह स्टोर होता है? वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो मसल सेल्स में होता है और इन चीज़ों में स्टोर हो जाता है, फेट्स में स्टोर हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है? वो सेल के साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। अब वेस्ट वेस्ट जो होते हैं, जो सेल में वेस्ट होते हैं, ये यूरिया और या एमोनियम कंपाउंड्स हो रहे हैं, वो किस तरह वो भी इधर ही स्टोर होते हैं। फिर इसके बाद इसकी एक्सोसाइटोसिस करता है और निकालता है अपने आप से। सेल जब अपने आप से निकालते हैं तो वही साइटोप्लाज्म से उधर बाहर निकाल देता है। इसके आगे हमारे पास है, ये हमारे पास तीसरा कंपोनेंट क्या है? तीसरा कंपोनेंट है हमारे पास ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स
क्या होते हैं। अब जिस तरह बॉडी जो होती है वो ऑर्गन से बनी होती है, जिस तरह हमारा बॉडी मेन ऑर्गन्स जो है हार्ट है, लंग्स है और हमारे पास लिवर है, इस तरह हमारे पास सेक्सुअल ऑर्गन्स है, टेस्टिस है, ओवरीज है। इस तरह ये सेल भी ऑर्गेनल से बना होता है। ये सेल भी अपनी एक इंडिविजुअल बॉडी की तरह होता है, लिविंग पार्ट है, बेसिक यूनिट है। तो इसमें अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल जो होते हैं उसमें ये देखिए आप, इधर गोल्जी बॉडीज मौजूद है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी खुद एक ऑर्गेनल है। इस तरह ये काम होता है, जिस तरह बॉडी में हर ऑर्गन का अलग अलग काम होता है। जिस तरह हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, किडनी का काम है एक्सक्रीशन का काम करना और सफाई करना बॉडी की, लिवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो इसी तरह सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स का अपना अपना काम होता है। इधर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करती है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है। इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये राइबोसोम्स इस पे अटैच होता है और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। इस तरह हर एक चीज़, जिस तरह हमारे बॉडी में हर ऑर्गन अलग अलग काम करता है, इस तरह सेल में भी ऑर्गेनल्स होते हैं और वो सारे अलग अलग काम करते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनल्स किधर मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो ये भी साइटोप्लाज्म की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो ये ऑर्गेनल्स को अपने अंदर रखता है। अब ये ऑर्गेनल्स जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट किस तरह करेंगे। फर्स्ट, अगर कोई फूड वैक्यूल, इधर अगर ये कोई सेल है, ये न्यूक्लियस है, इधर कोई फूड वैक्यूल बना और इसने सेल मेम्ब्रेन के पास जाना है, ये फूड वैक्यूल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के पास किस तरह जाएगी, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, साइटोसिस बोलते हैं। उस मोमेंट को क्या बोलते हैं, साइटोसिस बोलते हैं। साइटोसिस का मतलब है ऑर्गेनल्स मूव इन साइटोप्लाज्म ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम इन मूवमेंट्स कॉल्ड साइटोसिस। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम इन मूवमेंट, जिस तरह उस पे समंदर पे मौजें नहीं आती, इस तरह वेव्स की शटल में ये क्या कंट्रैक्ट और रिलैक्स होकर अंदर इसमें साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन दागे होते हैं छोटे छोटे, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो टॉपिक आएगा। तो उसमें ये क्या होता है, ये जब खींचते हैं कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं ना, तो ये इन फूड वैक्यूल्स और ये ऑर्गेनल्स के साथ जुड़े होते हैं, तो वो इसके जरिए मूवमेंट करते हैं साइटोप्लाज्म, और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइटोसिस बोलते हैं। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म के पास। छोटा सा टॉपिक था, चूंकि जल्दी खत्म हो गया। ये फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बहुत छोटी वो है, मतलब इतनी डिटेल नहीं है इसके, फिर भी मैंने काफ़ी डिटेल दे दी इसकी। ये स्टोर रूम ऑफ सेल, जिस तरह शुरू में हमने बताया ये स्टोरेज का काम करता है और प्लांट्स में ये स्टार्च स्टोर करता है, एनिमल्स में नाइट्रोजन स्टोर करता है। तो इसका पहला फंक्शन क्या है कि ये पूरे सेल का स्टोर रूम है। जिस तरह हमारे घर में स्टोर रूम होता है और उसमें हम चीज़ें स्टोर करते हैं, इस तरह ये सेल का स्टोर रूम है। दूसरा ये इसका बड़ा फंक्शन के प्रोवाइड साइट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक लाइट्रोलिसिस। अब लाइट्रोलिसिस किधर होता है, लाइट्रोलिसिस होता है भाई फोटोसिंथेसिस में ना, रिस्पायरेशन में, सॉरी रिस्पायरेशन में होता है ये। और रिस्पायरेशन में किधर होता है ये रिस्पायरेशन में दोनों में होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है और एरोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है। दोनों का ये कॉमन स्टेप है, ये दोनों के दरमियान वाहिद सिमिलरिटी है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, एरोबिक वो होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। खैर ये तो आज चैप्टर आएगा बायोएनर्जेटिक्स, उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इधर अब ये क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लाइको मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। तो इसमें ग्लूकोज स्प्लिट हो जाता है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, वो 2-3 कार्बन कंपाउंड्स में वो हो जाता है, चेंज हो जाता है। इधर 2 पायरुविक एसिड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे 3 कार्बन, और इसके साथ हमारे इसमें क्या मिलती है, इसके साथ हमारे साथ एटीपी मिलती है इसके साथ। तो ये क्या काम करता है, तो इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होते हैं साइटोप्लाज्म, और उस मेटाबॉलिक प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। इसी के साथ अपने आज के टॉपिक को करते समाप्त। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।